एक्चुअली जो हमारा अगला पैनल डिस्कशन है उसका टॉपिक थोड़ा सा सिमिलर है इससे, बट इसका ही एक एक्सटेंशन है। जैसे कल हमारे सबसे यंग स्पीकर जो 18 साल के हैं, पता नहीं अभी है या नहीं, मुझे दिख नहीं रहे, शमशुल इस्लाम साहब, जी ही इज़ द यंगेस्ट पर्सन ओवरऑल कॉन्फ्रेंस में। हाँ, मैं 26-27 का हूँ, बट वो 18 के हैं। तो उन्होंने कल हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डेटा दिया था, और काफ़ी प्रिसाइज डेटा उन्होंने दिया कि जहाँ पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ग्रेजुएट कॉलेजेस में और फिर पोस्ट ग्रेजुएट में, और उसके बाद प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स यानी आपके टॉप IITs, टॉप IIMs, उसमें कितना है। तो काफ़ी शॉकिंग डेटा है, काफ़ी एक तरह से जो अगर आप मुस्लिम पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से, तो काफ़ी एक वो एक चिंता का विषय है। बिकॉज समाज तभी स्टेबल रहेगा जब रिप्रेजेंटेशन होगा। वो एक बहुत बड़ा इशू बन के आता है, अलग अलग तरीक़ों से उसका आपको आउटकम देखने मिलेगा। सो इसीलिए नेक्स्ट पैनल जो हम लोगों ने रखा है डिस्कशन में, हमने काफ़ी होनहार, काफ़ी एक तरह से एक्सपीरियंस्ड लोगों को इनवाइट किया है जो इस तरह के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही हैं। सो बिफोर वी गेट इनटू इट, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एनुअल मैम से अगर वो आए और हमारे सारे पैनलिस्ट को डाइस पे इन्वाइट करें और उनका एक तरह से स्वागत करें। डॉक्टर अबरार सैयद मुंबई से आए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर आए। दूसरे अपने रिसोर्स पर्सन, इनका इंट्रोडक्शन बाद में किया जाएगा। दूसरे हमारे रिसोर्स पर्सन है जावेद खान सर, उनको इनवाइट करती हूँ मैं। ये हमारा अभी का सेशन है प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन हमने नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि बच्चों के एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, मुस्लिम बच्चों की या सभी बच्चों की। तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन लेना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन किस तरह से लिया जाए, उसके क्या फ़ायदे हैं, एडमिशन किस तरह से होता है, वो उसमें मुस्लिमों का परसेंटेज कितना है और लड़के लड़कियाँ कितनी हैं, या उसमें क्यों उसमें हम नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके बारे में अभी डिस्कशन होगा। तो थैंक यू। सो जावेद सर, अबरार सर, प्लीज इला मैम विल वेलकम यू। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज? थैंक यू। सो लास्ट सेशन से एक और फीडबैक ये मिला कि हम लोग अगर कुछ ऐसे हमारे साथी भाई बहन ऐसे भी हैं जो मराठी से उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो कोशिश करेंगे इफ़ पॉसिबल वी कैन हम इसको हिंदी मराठी मिक्स कर लें अगर ज़रूरत पड़े तो। थोड़ा हिंदी में मिक्स रहेगा तो हमारे जो साथी मराठी नहीं समझते उनके लिए भी वैल्यू ऐड होगा। सो आई थिंक वी विल स्टार्ट। जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया प्रोफेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उससे ही मैं सर मैं चाहूँगा कि मैं अबरार सर मैं आपसे शुरू करूँ। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग से एक हिंदुस्तान में आप मुसलमानों का हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन के लैंडस्केप में अभी आपको स्थिति कैसी लग रही है? आपको क्या लग रहा है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन का क्या स्थिति है, या अगर आपको वो इशू लग रहा है तो वो बताएं, या स्थिति क्या है, ये आपका नज़रिया क्या है कि अभी फ़िलहाल प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन में मुसलमान क्या कर रहा है आपके हिसाब से? सर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा मेडिकल फील्ड में है, मैं डेंटल फील्ड से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। खड़े रहेंगे, नहीं इट्स ओके, यू कैन सिट आल्सो, यार लॉन्ग है ना इट्स। सर सिचुएशन ओवरऑल प्रॉमिसिंग लगती है सर, क्योंकि प्राइमरीली हिस्टोरिकल स्पीकिंग ये कम्युनिटी हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी रही है। तो एजुकेशन लेकर उसमें कुछ आगे करना ये फैमिलियल माइंडसेट नहीं रहा है। ख़ानदानी तौर पे ये माइंडसेट ही नहीं था कि बहुत पढ़ लिख के आगे कुछ करेंगे। तो तिजारत, बिजनेस, ये माइंडसेट पहले से रहा। बाद में गुर्बत आई। अब मसले ये हैं कि बचपन से ओरिएंटेशन नहीं होती थी कि पढ़ लिख के कुछ करना है।
लेकिन आज की सिचुएशन अगर आप मुझे पूछते तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि अब बहुत वाइड लेवल पे लोगों में जागरूकता आई है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, काफ़ी कुछ एवेन्यूज हैं बच्चों को जानने के लिए, इंटरनेट की फैसिलिटी है। हमारे बचपन में हम लोग देखते थे कि मतलब एक 10-10 साल के बैचेस में कोई एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से बच्चा MBBS में सिक्योर नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज वो सिनेरियो बदला है, तो नीचे से फीडिंग मिल रही है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में नंबर बढ़ा है, सब्सिक्वेंटली वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, वो वाइड डिस्पैरिटी है पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ पीपल रेशो में, राइट, लेकिन एटलीस्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके सर, मेरा एक फॉलोअप है इस पे, अगर मैं इसमें एक लेयर और ऐड करूं हमारी ऑडियंस के लिए, अगर आप ये बता पाएँ कि मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि सिचुएशन पिछले 10 साल या 15 साल में बेहतर हुई है और रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव हुआ है, मगर अगर हम इसमें उन मुसलमानों की बात करें जो लो इनकम कम्युनिटीज से आ रहे हैं जी, तो इनका क्या सिचुएशन आपको अभी फिलहाल, या आपके नज़रिए में आप कैसे देखते हैं इसको? सर, इनकम का जो बैरियर है वो काफ़ी हद तक अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रहा है। क्योंकि अब एजुकेशन लेना सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए नहीं बचा है, क्योंकि ऑनलाइन इतना कुछ स्टफ अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल, मोबाइल सबके हाथ में है, तो ये बहाने ज़्यादा नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ कैसा है, घर में केबल टीवी, हाथ में आईफोन, और जब एजुकेशन की बात है तो पूरे ख़ानदान के हाथ में कटोरा आ जाता है। तो वो जो कल्चर है उससे बाहर आना ज़रूरी है, और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब फ्यूचर में हम लोगों को करना ये है बस कि जो सेंसिटाइजेशन है ग्रास रूट लेवल के पॉपुलेशन का, क्योंकि हमारी जो बस्तियां हैं, हमारे जो छोटे गांव हैं, वो बच्चे कुछ देखते ही नहीं है कि MBBS वाले को देख रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहा है, एक इंजीनियरिंग है जो अमेरिका गया है या बॉम्बे पूना में जॉब कर रहा है, इसके आगे बच्चों की रसाई है, उनका जहन या माँ बाप की भी नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को भी नॉलेज नहीं है। तो सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत वाइड फील्ड्स अवेलेबल हैं, कॉर्पोरेट में अलग अलग फील्ड है, टेक्निकल में अलग अलग फील्ड है, स्किल बेस पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। 35 करोड़ स्किल मैन पावर क्रिएट करने का टारगेट रखा है 2025 तक, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। हालांकि हमारे पास स्किल लोग बहुत हैं, बट वो ऑर्गेनाइज स्किल लेबर नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का स्किल लेवल है। अगर उनको कोई डिग्री मिले, अगर फॉर्मल ट्रेनिंग में उनको रिकॉग्निशन मिले, जैसे डॉक्यूमेंट पे आए, तो वो वर्कफोर्स में जब ऐड होंगे तो इनॉर्मस प्रोग्रेस होगा, क्योंकि आज स्किल को बहुत वैल्यू है, स्किल एंड इनोवेशन। अगर एज अ कंट्री प्रोग्रेस करना है तो इनोवेशन प्राइमरी, स्किल डेवलपमेंट सेकेंडरी, ये दो चीज़ें साथ में लेकर कोई भी समाज हो, कोई कंट्री हो, हम लोग उसी में आगे जा सकते हैं। स्किल हम लोग लैकिंग नहीं, हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आ रहे हैं, वो बड़ा मसला लगता है सर बेसिकली। थैंक यू सो मच डॉक्टर अबरार। मैं जावेद सर आपके पास आना चाहूँगा। सवाल सिमिलर है और इन दोनों सवाल को मैं क्लब कर दूंगा कि आपके नज़रिए में आप हायर एजुकेशन में और प्रोफेशनल एजुकेशन में अभी करंट जो सिनेरियो है उसको आप किस तरह से देखते हैं, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स का? यस प्लीज। यस, first of all I would like to thanks to organizer Ila ma'am and Anul Attar ma'am and all the organizers that they have given me this opportunity to talk here. One line, दो line में मैं मेरा introduction पहले देता हूँ। तो you know I am teaching in MBA and MCA department, one of the professional college in Azam campus last 15 years. And yes, I was there in Gulf countries also for 5 years. पिछले 15 साल में ऑलमोस्ट 20 years now I'm teaching. तो वो जो एक्सपीरियंस मैंने उसमें देखा है अभी, जैसा अबरार भाई ने बोला कि रियली सिचुएशन इम्प्रूविंग है, बट लास्ट 2-3 days आई वॉज रीडिंग लॉट ऑफ सर्वेज एक्चुअली। आपके सेशन भी बहुत अच्छे हुए, मैं करना चाहता था अटेंड, बस हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं वो मिस कर दिया। बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, तो इसलिए फिर मैं मेरा अपना स्टडी करके आया। तो ये जो ऑल इंडिया का सर्वे वगैरह जो दिख रहा है, उस सर्वे से मैं आज़म कैंपस में रहता हूँ, मुझे लगता है कि अरे हाँ मुस्लिम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सर्वे कंपेयर किया मैंने तो मुसलमानों की हालत SC और ST के भी गए गुजरी है ना। मैं मेरे वाइफ को रात में बता रहा था कि अरे देख, ये इतना मुस्लिम का ये ऑल इंडिया लेवल का ये सर्वे है, लास्ट 5 years में डिक्लाइन हो गया है। हाँ डिक्लाइन हो गया है बिल्कुल। SC ST के लिए हालत ख़राब है हमारी।
उनका मतलब जो हमारे ओबीसी ब्रदर्स वगैरह इनसे कंपैरिजन में मुसलमानों का ये है। और जो मुसलमानों को ये लगता है ना कि हमने 300 साल इंडिया पे रूल किया, हम 700 हज़ार सुल्तान, और आज जो उनकी हालत दिखती है, और क्योंकि मैं औरंगाबाद में पढ़ा हूँ, मैं 11वीं से, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया में मैं रहा हूँ, तो अरे हाँ बहुत, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। और वो अभी भी हमारी, सॉरी टू से, वो मुग़लई या निज़ामी या नवाबी थिंकिंग नहीं गई है, अभी ख़त्म नहीं हुई, बट के जबकि रियलिटी ग्राउंड लेवल पे हमारी हालत ख़राब है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इसके ऊपर ठीक है, गवर्नमेंट अपना हर गवर्नमेंट अपना चलाती है, अपना मफाद है, उनकी पॉलिसीज़ है, मैं उस पर कुछ बोलूँगा नहीं। ग्राउंड रियलिटी उतनी अच्छी नहीं है, 4.5 रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है हमारा हायर एजुकेशन में। क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाता हूँ, अभी इस साल हमने डॉक्टर PN अमदर यूनिवर्सिटी शुरू किया है आज़म कैंपस में, हमने BCA BBA के भी एडमिशन कराए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। जैसा कि सेवा का किसी ने मुझे अभी बोला, सेवा का एक बच्चे को हमारे पास मदद हुई है, वो बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। एक्चुअली माई नेटिव इज़ फ्रॉम यवतमाल ओनली, आई बिलोंग टू पूसद, मेरा 10th तक वहीं पे एजुकेशन है। मेरे गांव के ही बच्चा, नज़दीक का बच्चा वहाँ आया था हमारे कॉलेज में, उसको एडमिशन तो मिल गया, उसको प्रॉब्लम था पैसे नहीं है बोले, क्योंकि हमारे भी कॉलेज प्राइवेट है, मैं कुछ हद तक मदद कर सकता हूँ। तो फिर समहाउ वो उसने सेवा से हेल्प लिया। कुछ इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं मेरे पास जो बाद में शेयर करूँगा मैं आपके साथ, कि वाकई में गरीबी, एक मुसलमान पढ़ना चाहता है लेकिन गरीबी, लैक ऑफ गाइडेंस, फैमिली का इन्वायरमेंट। मैं काफ़ी मरतबा मेरे सोसाइटी में डिस्कस करता हूँ, मैं कॉस्मो इन्वायरमेंट में रहता हूँ, तो वहाँ पे भी हम ये डिस्कस करते हैं, बिल्कुल कंपेयर करते हैं हमारे मुसलमानों में जो फैमिलीज़ में या रिश्तेदारों में जो एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन होने चाहिए, जैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए वैसा नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है। यस, दैट्स गुड दैट वी आर मुस्लिम, इस्लाम इज़ वेरी गुड रिलीजन, ठीक है, नमाज़ पढ़ते सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पता नहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम है जो एजुकेशन में हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। सो एनुल मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा अब। मुझे 2 चीज़ें आपसे समझनी है, 2 सवाल हैं मेरे आपके लिए। एक तो मैं चाहता हूँ कि जावेद सर ने अभी जो बातें बताई कि जो करियर को लेके या जो एजुकेशन को लेके जो माइंडसेट है मुस्लिम्स में, मुझे आपसे जानना है, क्योंकि आप भी ऐसी सिमिलर एक आपकी जर्नी रही है और इसी बैकग्राउंड से आप आए हैं बाहर। सो आपको इसकी क्या वजह लगती है कि ऐसा क्यों है? और ये सवाल मैं बाकी पैनलिस्ट से भी पूछूंगा कि क्यों ऐसा है कि एडुकेशन को लेके उतना सीरियसनेस या उतना प्रायोरिटी, जैसे डॉक्टर अबरार ने भी करेक्टली बताया कि बिज़नेस करना, ये करना, अलग अलग चीज़ें जो है वो एक प्रायोरिटी बन जाती हैं, बट एजुकेशन और स्पेशली जो आप बात कर रहे थे, मैं दूसरा सवाल मेरा वो है कि टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन को किस तरह से अभी फ़िलहाल व्यू किया जा रहा है? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है जावेद सर ने कही कि अभी भी वो एक नवाबी माइंडसेट दिमाग में है। अगर उस माइंडसेट में हम कहें कि भाई आपको ये टेक्निकल काम करना है या प्रोफेशनल काम करना है या आप कारपेंट्री सीखो या प्लम्बिंग सीखो वगैरह, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से ये परसीव किया जाएगा? मैम, वो दोनों ने जो बताया वो उससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन दूसरा एक मेन प्रॉब्लम कि ड्रॉप आउट जो रेट हमारा है, 8वीं के बाद में बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो वो SSC होके 12वीं होके यहाँ तक पहुँचना ही दिक्कत हो जाती है। दूसरी एक बात कि जो एडमिशन प्रोसेस है हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन की, सभी MBA बोलो, डेंटल बोलो, MBBS बोलो, मेडिकल के सभी शाखा है, टेक्निकल के सभी शाखा है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी वगैरह, डिग्री, डिप्लोमा, ये सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम
किस तरह से उसका फॉर्म कब भरा जाता है, ऑनलाइन उसकी फ़ी भरना, ये करना, ये भी प्रोसेस लोगों को मालूम नहीं होती बहुत बार, क्योंकि पेरेंट्स को मालूम नहीं। 12वीं का रिजल्ट के लगने के बाद कितने लोग बोलते हैं कि मुझे आके पूछते कि मेडिकल को जाना है क्या करना है, इंजीनियरिंग को जाना है क्या करना है। अरे एग्ज़ाम का फॉर्म तो तुमको जनवरी में या दिसंबर में ही भरना है, तो उस वक्त 12वीं के एग्ज़ाम के पहले ही सब ये प्रोसेस चालू हो जाती है, और बाद में तुम्हारा CET का, नीट का या MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, JEE देना पड़ता है। तो ये मालूम ही नहीं रहता कि कौन से कोर्स के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो ये भी एक अवेयरनेस कम है। एडमिशन प्रोसेस भी नहीं रहता, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही कि आजकल प्रोफेशनल एजुकेशन की फ़ी इतनी बढ़ गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी अभी सर बताएंगे फ़ी कितनी है, मेडिकल की भी, इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज की भी 50,000 की ऊपर फ़ी गई है। और मेडिकल की आप देखोगे, अभी डेंटल कॉलेज यहाँ का अपने इनामदार साहब का, उसकी भी फ़ी अभी ये सर बताएंगे। मीन सभी 1 लाख के ऊपर, मेडिकल कॉलेज 5-5 लाख फ़ी, और जब तुम्हारा अलॉटमेंट हो जाता है कॉलेज का और 3 दिन में आपको पैसा भर के एडमिशन कंफर्म करना होता है, तो उसी इसमें आपका पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो फिर उसका एडमिशन चला जाता है। और पैसे का अरेंजमेंट मोस्टली बहुत तुमने दिसंबर से ही चालू किया तो ही दे कैन मैनेज। एक बार एडमिशन होने के बाद अगले साल का थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन एडमिशन के वक्त तो तुमको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि पहले आपको एडमिशन लेके वो रिसीट लेना पड़ता है, फिर बाद में एडमिशन के बाद ही तुमको बोनाफाइड मिलता है। तो पहले साल का तो पूरा इंतज़ाम आपको खुद करना पड़ता है, उधर भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है। और लड़कियों के लिए इतना खर्चा, लड़कियों का भी परसेंटेज थोड़ा कम है, क्योंकि इतना पैसा लड़कियों पर खर्चा करना पेरेंट्स इतना ये नहीं समझते कि अच्छा, मीन्स उनके पास प्रायोरिटी नहीं समझते। थैंक यू। सो अबरार सर, मैं आपके पास आऊँगा, और सिमिलर क्वेश्चन जो मैम एड्रेस कर रहे थे कि जो आप देखते हैं चॉइसेस मुसलमान घरों में, दोनों इनकम बैकग्राउंड आप ले लें, हाई इनकम, लो इनकम, मिडिल इनकम, सारा आप कंसिडर कर लें, कौन से ऐसे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं, और आप चाहें तो इस पे लड़के और लड़कियों के लिए अलग अपनी राय बता सकते हैं कि वो डिसीजन कि बच्चा क्या करेगा, वो डिसीजन के पीछे कौन से सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हावी हैं अभी, और वो चीज़ जो है वो इम्पैक्ट कर रही है उनके डिसीजंस पे? सर, मुस्लिम समाज जो है वो उसको एक डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है। इसके स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन, कल्चरली, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, रिलीजियस भी इतने अलग अलग किस्म के लोग हैं, तो एक जनरल टर्म में हम लोग डिस्क्रिप्शन ले ही नहीं सकते हैं। हमारा जो द सैम्पल साइज दैट वी आर लुकिंग एट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेटा हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैं बता रहा था कि तहजीबी तौर पर, जैसा मैडम ने बताया, बहुत करेक्ट ऑब्जर्वेशन है मैडम का, मतलब बहुत वाइड एक्सपीरियंस है उनका, कि 12th के बाद आके पूछ रहे मेडिकल के लिए कहाँ जाना है। मतलब बच्चा तेरा पैदा होकर भाई 15 साल हो गए, स्कूल जा रहा था 12 साल से, आज तो आया पूछने के लिए। तो एक सेंसिटाइजेशन जो एक एज ग्रुप को करना है, वी हैव टू कैच देम यंग। जब बच्चे छोटे हैं तभी उनको एक इंटरेस्ट, एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव, पेरेंट्स का ओरिएंटेशन, और उन पेरेंट्स को गाइडेंस करना हमारी जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे जो हम लोग हैं समाज के लोग, हर समाज के लोगों को जाकर ये बताने की ज़रूरत है कि भाई तेरा बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, आर्मी में भेजना, तुझे पुलिस में भर्ती करनी है तो इतना फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए, इतना उसको नॉलेज चाहिए, तुझे मेडिसिन में करना है तो नीट के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर, JEE में डालना है बच्चे को तेरे तो तुझे मैथमेटिक्स पे बच्चे के आज से फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये टोटली लॉस्ट है। अगर आप हमारा यूथ देखते हैं तो 10th 12th स्टैंडर्ड आइदर वो लोफरगिरी करते हैं या फिर कोई भलती चीज़ों में लगे। सर बिल्कुल सही, आई एम सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। मेरा सवाल एग्जैक्टली यही है, ये जो आपने बोला ना, जो 10th 12th के बाद लोफरगिरी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मैं एक लेयर नीचे जाना चाहता हूँ इसमें, और मेरी ऑडियंस के लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी बाय एंड लार्ज किसी ना किसी स्ट्रेटा के पार्ट हैं, आप भी मुस्लिम, मगर यू आर अ डॉक्टर नाउ एंड यू आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह रियली वेल इन लाइफ, बट आप ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो आपके साथ के थे, वो उतना आगे नहीं आ पाए। सो एक लेयर अगर हम नीचे जाए, उसकी क्या वजह है, वो लोफरगिरी क्यों होती है, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस आ रहा है, या वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैसा है सर कि वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है कि ओरिएंट किया जाए पूरी पॉपुलेशन को, कि हाँ
तो ये एक ज़रूरत है कि पूरी पॉपुलेशन को किस तरह से ओरिएंट किया जाए, क्योंकि आज हमारे एरिया में चले जो सबसे ज़्यादा शादी खाने नज़र आते हैं और रास्ते पे खाने के होटल नज़र आते हैं, आपको क्लासेस नहीं मिलेंगे। दादर उतरो ऐसा लगता है कि पूरा हर जगह क्लासेस चल रहे हैं, घाटकों पर उतरो हर जगह क्लासेस नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद रोड उतरो कबाब की दुकानें नज़र आ रही हैं, हाँ, और थोड़ा उधर कहीं जोगेश्वरी चलो शादी खाने नज़र आ रहे हैं हर जगह पर। तो हम लोग जो चाह रहे हैं वो दिख रहा है और मिल रहा है। तो वो ओरिएंटेशन, और हमारा कोई यंगस्टर नहीं दिख रहा जो बड़े बड़े क्लासेस खोल रहा है, ट्रेनिंग सेंटर्स कोई नहीं खोलना चाह रहा है। क्यों नहीं खोलना चाह, कबाब की दुकानें क्यों खोल रहे हैं? चल वही रहे ना, पब्लिक डिमांड भी तो वही, तो वहाँ से मतलब बस वही अपना टारगेट है लाइफ में, उसके आगे शायद नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और जैसे मैं बता रहा था कि एक बिजनेस करना, बस वही दिमाग में बैठा हुआ है। पढ़ लिख कर आकर बिजनेस में ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना है, तो वो बैरियर ब्रेक करना, जो हम लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख लिए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो नीचे के स्टेटा हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनको चैनलाइज किया जाए, उनको ओरिएंट किया जाए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर आज के ज़माने में। अब होता क्या है, बहुत गरीब फैमिली है, एक आदमी है जो रास्ते के किनारे चाय बनाकर बेचता है, वो कप सासर भी खुद धोता है, चाय खुद बनाता है, एक बाखड़ा रखा है, वो दिन में 100-200 लोगों को चाय पिलाता है, 500-1000 रुपये कमाता है, अपनी फैमिली मेंटेन करता है। एक लड़के को पढ़ा लिखा के मुश्किल से 12वीं तक लाता है, 12वीं के बच्चे को बोलते हैं सब लोग पढ़ा पढ़ा पढ़ा, सोशल प्रेशर में वो बीए में डालते हैं। अब वो बीए का कॉलेज भी अपने वाले लोगों का कहीं तो होता है, उधर न टीचर आते हैं न क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और बीए करके उसको बाहर कोई वेट नहीं कर रहा है। अब वो 3 साल बच्चा क्या कर रहा है, तो वहाँ उसको तो समझ में नहीं बीए में पढ़ के आ रहा है, लेकिन वहाँ से उसकी कंप्लेन ज़रूर आ जाती है, इससे मारामारी किया, वहाँ टाइम पास किया, बाइक चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, उधर डिमांड पे डिमांड किया जा रहा है, सामने कुछ मुझे स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। तो बैठ बोले बीए का ये करता, इधर आ जा, चाय डबल बनाएंगे, एक नौकर बाहर का रखूंगा मैं, कब धोने के लिए तू धो ले, पैसा बचेगा, शाम को इनकम घर पे आ रही है, कारोबार सीख ले। ये प्रैक्टिकल डिसीजन है, उस आदमी ने सही डिसीजन लिया उस हालात में, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने हालात ही क्रिएट नहीं किए हैं कि इस फैमिली को कोई ओरिएंटेशन दिया जाए, ऑब्जेक्टिव दिया जाए, कोई गोल दिया जाए, उसको फुलफिल करने में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट की जाए। और ना उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर किया है, ना उनको प्राइवेट चैनल से एनजीओज ने सपोर्ट किया है, ना कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है, ना मदरसों ने सपोर्ट किया, ना मस्जिदों की बॉडी ने सपोर्ट किया, उनके अपने चल रहे मसले अलग। आई मीन जो लोग सुन रहे हैं सर, आप जब जवाब दे रहे हैं, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर? इसलिए मैं चाह रहा था कि आपसे एक डीपर लेवल पे पूछूं, बिकॉज आपने 3-4 चीज़ों की जो बात की सर, वो काफ़ी कोर इश्यूज़ हैं, आपने काफ़ी कोर इश्यूज़ पे वो किया है, राइट फ्रॉम द माइंडसेट। एंड देन आपने बहुत प्यारी बात बोली सर कि आसपास एनवायरनमेंट ही नहीं है कि वहाँ कुछ ग्रूम हो। अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन फूल लगा दें तो भी अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो उसका कुछ वो नहीं है। मगर एक बात जो आपकी बहुत सबसे मज़ेदार लगी, आपने चाय वाले की बात की। तो आजकल तो चाय वालों का रेट बहुत बढ़ा हुआ है तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो ज़रूर चाय वाला बनूंगा तो जावेद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, एंड सिमिलर क्वेश्चन जावेद सर मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मुस्लिम्स जो डिसीजन ले रहे हैं आफ्टर देयर 10th या आफ्टर देयर 12th, बच्चों के हो या माँ बाप के हो, कौन से सोशल फैक्टर्स एंड कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जिसमें वो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनके? अबरार भाई ने जो बोला बिल्कुल मैं बात ये सहमत हूँ। साहब ये हम सबको ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम नहीं मालूम है हमको कम्युनिटी के, आई एम इनटू एजुकेशन, इज इनटू मेडिकल और अदर्स, हमको सबको मालूम है प्रॉब्लम। अब ये मसला ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, और प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन, उसका प्लानिंग, इसका एग्जीक्यूशन, उसका सिस्टम क्या रहेगा। ये हम सब पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि उस पर सोचे, और सिर्फ सोचे ही नहीं, उसका प्लान करे, उसके लिए टाइम दे। आपको सीरियसली टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट अपने महल्ले के बारे में, या एटलीस्ट मैं मेरे कॉलेज के लिए या कैंपस के लिए, मैं जहाँ रहता हूँ, शुरुआत वहीं से होने वाली है, राइट। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो है। रहा सवाल, आपने बोला भाई डिसीज़न कहाँ बदल रहे हैं। मुझे जो लगता है, देखिए हमारे कैंपस में जो बच्चे मैंने जो देखा, स्कूल लेवल पे जो आते हैं आज़म कैंपस में,
ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा रियल एग्जांपल पे ही बात करता हूँ। तो ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिकली थोड़ा लो किस्म के लोग हैं उनके बच्चे हमारे स्कूल्स में 5 स्कूल है आज़म कैंपस में, और हर स्कूल में जूनियर कॉलेज में 3000 के करीब बच्चे आए, और 4 जूनियर कॉलेज है, 12,000 यही हो गए, और हर स्कूल में 5-5 हज़ार ऐसे पकड़ लीजिए हाई स्कूल में, है ना। तो तकरीबन 20-22 हज़ार तो बच्चा स्कूल का ही है हमारे पास, कैंपस में 30,000 का स्ट्रेंथ है। तो ये जो स्कूल में जो पॉपुलेशन आता है किस लोगों का, किन लोगों का आता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमको रियलिटी स्टैटिस्टिक्स पे डेटा के ऊपर रहना देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये जो किया, तो हमारे पास साहब कौन आते हैं, फ्रूट वेंडर्स के बच्चे आते हैं जिनका चिकन शॉप्स है, मटन शॉप्स है, फिश है, रिक्शा है, ऑटो ड्राइवर्स है, टैक्सी है, इनके बच्चे आते हैं। अब इनके बच्चे जब 7वीं 8वीं में ड्रॉप हो रहे हैं, या जैसा भाई ने बोला 10वीं में भी ड्रॉप हो रहे हैं या 12वीं में, आपको क्या लगता है इनके बच्चे क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, डिसीजन कहाँ रॉन्ग हो रहा? भाई ये जो क्राउड है, ये माँ बाप ने तो अच्छा काम किया, भले ही वो फ्रूट वेंडर है लेकिन वो स्कूल में लाके तो छोड़ा है ना बच्चे को, राइट? तो उसके पेरेंट्स को गाइडेंस कौन करेगा? उसके पेरेंट्स को गाइड कौन करेगा भाई? क्योंकि वो तो बेचारा, मुझे याद है अभी 2 फ्रूट वेंडर के मेरे पास BCA में बच्चे आए। काउंसलर ने बोला सर, मैं बोला नहीं, हमने नमदा साहब ने खोला ही है गरीबों के लिए, हमको पहले उनको एडमिशन देना है, इंस्टॉलमेंट फीस वगैरह करा देंगे, वो देंगे, पहले उनको एडमिशन दो, है ना। तो जब तक हम सीरियस नहीं सोचेंगे इसके बारे में कि उसके पेरेंट्स को भी आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा साहब, तो वो ड्रॉप नहीं होगा। क्योंकि वो जो जहाँ रहता है उसका तो वो अब वैसे ही है ना, उसको बदल नहीं सकते एकदम से। तो उसके पेरेंट्स को आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, पेरेंट्स को नहीं तो फिर आपको, ऑफ कोर्स इसमें टीचर का और कॉलेजेस का बहुत बड़ा रोल है ना। एजुकेशनल इदारों को भी आपको या वहाँ के टीचर्स को भी थोड़ा एम्पावर करना पड़ेगा, राइट, कि वो अपने इस काबिल बने कि भाई वो गाइड करे समाज के, ये जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको गाइड करे। और बहुत सारे हमारे NGOs है वो भी काम कर रहे हैं, राइट। मुझे लगता इनको गाइडेंस काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए साहब, अपने ये एक और मज़हब में अपने, या अपने कम्युनिटी में बोलूँगा, मज़हब में नहीं बोलूँगा, ये एक रियलिटी है कि जब इंसान गरीब होता है ना, तो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आई मीन ये मेरा ऑब्जर्वेशन बोल रहा है सब, तो इंसान जब परेशानी की हालत में हो तो मंदिर मस्जिद जाना ज़्यादा शुरू कर देता है, समझे। जब पैसा अच्छा आ जाता है, कार वगैरह आ जाती है, तो फिर आपको मॉल नज़र आता है। तो देखिए ये जो जब गरीब यहाँ पे जाता है, चाहे मंदिर में जाए मस्जिद में जाए, फिर उसको वहाँ पे भी कुछ गाइडेंस मिल रहा है, ये रियलिटी है। और उसके वजह से क्या है, ऑर्थोडॉक्सी उसके अंदर ज़्यादा आती है, फिर ये रियलिटी है। और जब हम ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी में पढ़ेंगे तो तालीम और एजुकेशन का जो महत्व है उसको कहीं ना कहीं फिर बायसनेस मिलता है। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, कई लोगों ने मुझे बोला भी है ये बात कि साहब ये मदरसे वाले क्यों नहीं लीड करते। एजुकेशनल लोग बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो दूसरों का ख्याल नहीं रखते, अपनी तरक्की हो गई तो समाज को भूल जाते हैं। लेकिन जो मदरसे वाले पढ़ते हैं या मौलाना लोग हैं या जो भी, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीबॉडी, ये लीड करे तो अच्छा है कम्युनिटी को। तो अब मैं तो ग्रुप पे ज़्यादा नहीं बोल पाया उनको, मैं बोला साहब बैठ के बात करेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में ट्रेल बहुत लग जाती है। 2 दिन पहले एक औरंगाबाद के ग्रुप में ये कमेंट आया है। तो देखिए अभी भी वही चल रहा है कि हम कौन लीड करेगा कम्युनिटी को, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो इसलिए मेरे ख्याल से एजुकेशन इदारे एक ये है कि वो गाइड कर सकते हैं ये पेरेंट्स को, जो कम पढ़े लिखे हैं या जहाँ डिसीजन रॉन्ग हो रहे हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। हाँ, मैंने एक AMP का देखा है पूना में, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, वो कुछ फंड्स इकट्ठा करते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, है ना, कुछ इनकरेज करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे NGOs हैं। तो इसमें ज़रूरत है आपको, ऑफ कोर्स
काउंसलिंग करने की, गाइड करने की। और देखिए साहब, मतलब एजुकेशनल इदारे में टीचर्स वगैरह उनका वो मोटिवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। अब टीचर्स का भी मोटिवेशन क्यों जाता है, क्यों कम होता है, वो एक अलग इशू है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, आपको सब पता है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, इसको बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी चर्चा होनी चाहिए जी। एक वाकई याद आया कि उर्दू स्कूल में धीरे धीरे संख्या कम होती है तो टीचरों को काम पे लगाए जाते हैं कि जाओ बच्चों को स्कूल में लेकर आओ। अब वो जाते इस्लाम एरिया में जो बच्चे मराठी स्कूल में पढ़ते हैं उनके घर में जाते हैं, अब मराठी में क्यों पढ़ाते हो, अपनी स्कूल है अपने स्कूल में भेजो। और भाई तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में हैं, ओरिएंटेशन मेरी सर्विस के लिए है या कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। I am from New Grace English School. We are coming up with a program of Connect Masjid program, where we will be guiding the people of the masjid, the mutawallis and the trustees for educational, legal, health and other purposes. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इकबाल सर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात करनी है, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, प्लीज़ यू नो इट्स वर्थ गेटिंग कनेक्टेड एंड नोइंग मोर। सो कमिंग बैक, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी जावेद सर ने भी थोड़ा टच अपॉन किया कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत है, इश्यूज़ बहुत है, ये तो हम लोगों को पता है। मैम, मैं चाहता हूँ कि आप स्पेसिफिकली प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपने एक या दो एग्जाम्पल, और मैं चाहूँगा कि आप सब सारे पैनलिस्ट शेयर करें कि कौन से सक्सेसफुल प्रोग्राम्स आपको लग रहा है अभी फ़िलहाल चल रहे हैं जिससे ये इशू जो है रिप्रेजेंटेशन का, ये सॉल्व होने का चांस है और ये होगा। या अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपको कोई प्रॉमिसिंग प्रोग्राम्स अभी दिख रहे हैं क्या, जिससे हमारी सबकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ें और हम लोग सबको भी पता चले कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो वाकई में जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं, या कौन सी संस्थाएं या आपकी नज़र में कोई है, कोई भी स्केल हो चलेगा, बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू अपलिफ्ट, दे आर एक्चुअली यू नो एंड यू हैव फेथ इन देम या यू हैव होप इन देम। अभी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र राज्य जो मुंबई में है, तो पॉलिटेक्निक मीन्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए दिसंबर से लेके काउंसलिंग स्कूलों में जाके चालू करते हैं कि वो कोर्स क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको कहाँ कहाँ तुमको सुविधाएं हैं, कौन से कोर्सेस है, हर कोर्स का उसमें एडमिशन डिग्री लोगे तो आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो भी उनका जो काउंसलिंग चलता है स्कूलों में वो भी बहुत अच्छा है। तो अपने माइनॉरिटी के जो 15 पॉलिटेक्निक 14 पॉलिटेक्निक्स में एक सेपरेट डिवीज़न की गई है, तो उसके बारे में भी वो बोलते हैं जाके, लेकिन वो एडमिशन प्रोसेस के वक्त थोड़ा सा गड़बड़, एडमिशन प्रोसेस नहीं समझाते, सिर्फ करियर उसमें क्या है ये समझाते हैं, उसका भी फ़ायदा बच्चों को हो जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि अब हर कोई, मुझे 90% लोग तो अपनी जुम्मा के मस्जिद को तो जाते हैं, पेरेंट्स अपनी, तो उसी वक्त अपने को जुम्मा के मस्जिद के वक्त अपने को मौलाना लोगों को ट्रेनिंग देना है, उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि आप लोगों का काउंसलिंग करें, क्या कौन से करियर एवेन्यूज़ है। प्रोफेशनल एजुकेशन का हमने सेशन क्यों रखा है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है और काफ़ी अच्छा खासा लोगों का मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ता है। अभी यदि इंजीनियरिंग में देखो, हमारे इंजीनियर बच्चे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में है उधर काफ़ी हमारे बच्चों को मीन्स एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनका काम अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि प्राइवेट में तुमने अच्छा काम किया तो ईयर एंडिंग में उनको ऐसा ही मीन्स अवार्ड दिया जाता है, उनके अकाउंट में 25,000 50,000 जमा होते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, उसके लिए तुमको ये बख्शिश। तो इस तरह से हमारे बच्चों को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो इसके लिए हम प्रोफेशनल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाए, उनको अच्छी एजुकेशन तालीम मिले, अच्छा वो इनकम कमाए और खुद का और फैमिली का और कम्युनिटी का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाए। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर अब्रार,
आपके ओपिनियन में कोई ऐसा इनिशिएटिव या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप देखते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉमिसिंग है, और ये जो आप बोल रहे थे? सर मैं थोड़ा सा डेविएट होता हूँ इस पे Okay. कि as far as the higher educational institutes are concerned, we cannot individually target higher educational institutions. Okay. Reason being, higher education, whichever candidates reach that level, only come from the basic courses, the feeder courses, the undergraduate courses. Nowadays, there is a lot of hue and cry about education being expensive. Education is not expensive, merit is downgraded. सॉरी, हाँ, तो सर जो हायर एजुकेशन है इसको एक अलग एंटिटी, एक अलग चीज़ समझकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में आदमी आ कहाँ से रहा है, नीचे से आ रहा है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से आ रहा है। अब चिल्लम चाली क्या हो रही है कि भाई बहुत महंगा हो गया हर चीज़ महंगी नहीं हुई है, आपका जो मेरिट नहीं आप वो लेने जा रहे हो। आज मेरे पास जेब में पैसे नहीं है और घर जाने से पहले वाइफ के और बच्चे दोनों के लिए 2 डायमंड के रिंग चाहिए, मुझे क्यों चाहिए? मुझे मेरा मेरिट इतना एस्केलेट करना है कि मुझे फ्री की सीट सरकार घर पे लाके दे रही है, तो हमारा टारगेट ही बहुत लो है। तो मैं उस पर 1-1.5-2 मिनट लूंगा सर आपके। जो मैं हायर एजुकेशन का अलग सेशन हम लोगों ने रखा है, बहुत अच्छा है। और दूसरा एक जो टाबू है जनरल के बच्चियों को डिसफेवर कर रहे हैं पेरेंट्स, सर मेरा एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑब्जर्वेशन है। महाराष्ट्र का कोई भी डेंटल कॉलेज ना मैं नहीं गया हूँ, हर एक कॉलेज में पर्सनली विजिट किया हूँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर रहा हूँ, फैकल्टी का मेंबर रहा हूँ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, जिसके अंडर में मोर देन 500 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो बच्चियाँ ज़्यादा हैं अपनी, 100%। क्योंकि बच्चियों का फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा है, माँ बाप उनको घर में ज़्यादा रिटेन करते हैं, सिंसियर ज़्यादा होती हैं। तो हमारी बच्चियाँ ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट में भी और पोस्ट ग्रेजुएट में बच्चों के मुकाबले हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बच्चियां पढ़ती हैं, उनके रिश्ते मिलना मुश्किल हो रहा होगा। आप जितने यहाँ पे मुस्लिम बैठे हैं सबके पास आए होगा ये बच्चे बहुत पढ़ी लिखी, इसका रिश्ता ढूंढो। ज़्यादा पढ़ लिख ली तो माँ बाप को अलग टेंशन है कि वो एजुकेशनल मैच वाला बच्चा नहीं मिलेगा, बिजनेस क्लास मिल जाएगा, 20 गुना उस फैमिली से रिच फैमिली मिल जाएगी, लेकिन एजुकेशन में भी मैच करने वाला बच्चा नहीं मिलेगा। तो इस सर इसको अलग एंटिटी जोड़ना मुझे लगता नहीं कि बहुत सही है। और दूसरी चीज़ जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों ये मास फ्रस्ट्रेशन है, और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम है ऐसा है ही नहीं सर, ये हर एक कम्युनिटी फेस कर रही है, हर एक रिलीजन फेस कर रहा है। अब हमारा जो फील्ड है मेडिसिन का और डेंटल का, एक है गवर्नमेंट सीट्स जो कि आपको ऑलमोस्ट आज की डेट में अगर 50,000 से 1 लाख 1.25 लाख की फीस में मिलती है MBBS की सीट, तो आपको वो आप उसको फ्री बोल सकते हो, और आपको उसके लिए एवेन्यूज़ हैं, लोन्स के एवेन्यूज़ हैं, स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। आप रीपे भी कर दोगे, आप रीपे भी कर दोगे आराम से। आप सब जानते हैं कि वो बड़ी वैल्यू नहीं है उस डिग्री के लिए जो सरकार लगा रही है। और सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट एंड अप पेइंग। सरकार की इतनी योजनाएं हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, टाटास कितना पैसा देते हैं, कई ट्रस्ट हैं, और फी सबिल्लाह इतने लोग काम कर रहे हैं इसमें। लेकिन मसला क्या हो जाए, जो डोनर है उसको नहीं समझता कि अभी कुछ तो लोगों ने एकदम लो क्वालिटी इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं, ना टीचर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इक्विपमेंट है, ना टीचिंग एड्स हैं, ना वो स्टूडेंट आ रहा है ना वो टीचर आ रहा है, लेकिन बच्चे ऑन पेपर दिखा रखे हैं और ज़कात जमा करते पूरे गाँव में घूम रहे हो। और लास्ट में क्या मिलता है बच्चे को? 3 साल में उसको पासिंग सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है उसकी? तो व्हाट वी शुड टारगेट, हम लोगों का मकसद ये होना चाहिए हम लोग मेरिट पे रहें। वो डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर एंड मे बी अ रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट मेड। I worked in the software industry, so I have total 15 years of experience in core IT industry. And there, the day by day, the changes are going on currently. So educational institute also need to focus on what type of education they are providing. Yes, sir. Because right now, industry is going with different speed, and educational institutes are lagging behind. Absolutely. So that gap needs to be bridged. Because when we talk about exactly, sir, मैं जो बोल रहा हूँ, because I have a total IT experience. जी सर, जी and सर, you know, आपकी फील्ड तो रोज ओवरऑल। So industry and educational institutes needs to tie up. जी सर। Because what currently the scenario is going on, whatever the institutes, top institutes, they are actually tying up with the foreign universities. Why? Because of the syllabus. So that we also, when we talk about the merit, we should also focus on the
these issues. सर मैं जो बैकग्राउंड बना रहा था ना सर, अबरार सर जो बोल रहे थे वही मैं आगे वही बोलना चाह रहा था सर, एग्जैक्टली जो आपका कंसर्न है सर ने बहुत सही बोला कि एक बीए और बीकॉम और एक बीएससी की डिग्री है, बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा उस पे. Second point I want to raise, when we talk about not only the higher education, and in educational pattern also need to be changed. Whatever secondary education pattern, that also need to change. Why we are breaking down the commercial education and the secondary education? Because if you see the foreign colleges, what they are doing in their secondary education, they are providing the commercial education. सर हमने अभी पूरा एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज किया है, बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो जाएगा. 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे ये पूरे एंट्रेंस एग्जाम भी हट जाएंगे, एग्जिट एग्जाम आएंगे. Yes, whatever we see the gap here. जी जी, whatever the problems after the college, at the college level, even if he gets the theory knowledge, because we are not adapting to the practical knowledge, वही मैं बता these things are happening. Right. So that is the major issue. Yeah. In to make the employable youth. हमारे पास जो मैक्सिमम केसेस आते हैं सर कि एक स्टूडेंट होता है, उनका नीट रैंक या इंजीनियरिंग का जो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है सीईटी का, उसमें इतना लो मेरिट होता है वो बच्चा कि शायद वो बच्चा मतलब नाम के लिए अपीयर हुआ था और क्वालिफाई हुआ है बस. अब वो इतने रिमोट के कई प्लेस में या बॉम्बे बोलो किसी भी सिटी के बोलो ऐसी जगह पे होता है कि हमको मालूम है कि यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही है, तो कहीं से उसकी मदद लोग उसके ज़कात के पैसे से कर रहे हैं, हर तरफ से कर रहे हैं, बट आप जिस हॉर्स पे बैठ कर रहे हो ना वो दौड़ने नहीं वाला है. तो टारगेट हम लोगों को एज अ सोसाइटी और कम्युनिटी करना है मेरिट. वी नीड टू जनरेट क्वालिटी किड्स. वो उनको कैच देम यंग, उनको 7, 8, 10 साल की उम्र में पकड़ें, उनको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करें, तब जाके ये रिजल्ट मिलेंगे हायर इंस्टीट्यूशन में. आप एक दिन में सोचेंगे ये अंडर ग्रेजुएट को मैं हायर इंस्टीट्यूशन में कैसे लाऊंगा, नहीं लाएंगे क्योंकि घोड़ा ही लंगड़ा है आपका. वो हायर इंस्टीट्यूशन दौड़ेगा नहीं, जाएगा तो रूल नहीं करेगा, और बाहर आएगा तो भी एम्प्लॉयबल. जैसा मैडम बता रहे थे, अपने बच्चे जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लगते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में भी लगते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. वहाँ डिस्पैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये वो क्राउड है जो मेहनत करके पहुंचा है, जिनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फैमिली में और सोसाइटी में मिल पाया. बाकी बच्चों को नहीं मिल पाता है, यही अपना मसला है. रिवैम्प नहीं हो पा रहा है. अभी मौलवी मुल्ला लोगों से नफरत काफी लोगों को हो रही है, फैशन बन चुका है, मतलब राडर क्रिटिसाइज करना. क्यों? उनका भी तो सिलेबस कौन रिवैम्प कर रहा है? 100-150 साल से सिलेबस ही रिवैम्प नहीं हो रहा है. जो चीज रिवैम्प नहीं, सर ने कैसा बताया, हर साल इंडस्ट्री उनकी पूरी 90 डिग्री 360 180 डिग्री टर्न ले लेती है, पूरी डिग्री इनका कोर्स इनवैलिड हो जा रहा है. मेडिसिन में सर रोज पढ़ना पड़ रहा है, डेली एक नया इक्विपमेंट आता है, एक नया ड्रग आता है आदमी के पास, पढ़ना ही पड़ता है. कौन सा फील्ड ऐसा बचा जहाँ पढ़ाई नहीं आज, और आप सिलेबस बना ही नहीं पाओगे, स्ट्रीम्स तो बनाने हैं. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पूरा एजुकेशन पॉलिसी रिवैम्प किया अभी. 1.5 साल के अंदर 2 साल 3 साल मैक्स, क्योंकि आसान नहीं है सब. इंडिया में मैडम को पता है एक एडमिशन करना क्या काम है. मैडम भी इंजीनियरिंग के एडमिशन देखी हैं, हम भी छोटा मोटा काम देखते हैं एडमिशन्स का, आसान काम नहीं है. इंडिया में एडमिशन करना मतलब साल लग जाता है, पूरा एक बैच निकल जाता है उसमें. तो फिर भी गवर्नमेंट ने माउंटेनस अमाउंट ऑफ वर्क करके रखा हुआ है. पूरी पॉलिसी ही रिवैम्प होगी. लेकिन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम लोग लेट रियलाइजेशन एंड वी आर बेटिंग ऑन रॉन्ग हॉर्सेस. हमारा कलेक्टिव एफर्ट नहीं होने की वजह से, वेल अवेयरनेस के अंडरनीथ बैकग्राउंड पे अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हमारे रिसोर्सेस वेस्ट होके एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं. और उसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो एफर्ट इंडिविजुअली हम सब लोग ज़कात के पैसे से कर रहे हैं, सदके के पैसे से कर रहे हैं, सपोर्ट के पैसे से कर रहे हैं, CSR के पैसे से कर रहे हैं, हम लोग फंडिंग कहीं से भी अरेंज करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसे लगा रहे हैं, उसका फाइनल अकाउंट कहाँ आ रहा है? क्योंकि यूनिफाइड नहीं है ना एफर्ट. दैट्स अ प्रॉब्लम सर. थैंक यू. मैं एक ऐड करूंगी अबरार के इसमें कि कैच देम यंग जो बोल रहे हैं, सपोज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम हमारे बच्चों को लाना चाहते हैं, UPSC MPSC में आके गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी आपको 5वीं से चालू करना चाहिए. 5वीं के स्कॉलरशिप को उसको बिठाना है, 8वीं के स्कॉलरशिप को बिठाना है, NTS को बिठाना है, MTS को बिठाना है, नेशनल मीन्स कम मेरिट को बिठाना है. बच्चे का ब्रेन भी ट्रेन हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग भी अच्छा हो जाता है, और उसे स्कॉलरशिप के पैसे भी मिलते हैं. तो ये हर एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने टारगेट लेना चाहिए, और हर ज़कात का पैसा उधर जाना चाहिए. अभी काशिकर ट्रस्ट जो है मुंबई में, वो भी काफ़ी एजुकेशन पे काम करते हैं. वो टीचर को कोकन के लिए उनका ज़्यादा काम है, तो कोकन के जो स्कूल टीचर्स है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, तो वो लोगों को स्कॉलरशिप में कैसा पढ़ाया जाए बच्चों को,
इस तरह का वो ट्रेनिंग देते हैं। और जब से हमने वो मैं भी उनके एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, तो उन्होंने जब से ये ट्रेनिंग चालू किया हम लोगों ने, तब से काफ़ी बच्चों का स्कॉलरशिप में परसेंटेज बढ़ गया, नंबर आने लगे। अभी उन बच्चों को ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे जाके वो बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो कौन सा कोर्स ले रहे हैं और उनको क्या सक्सेस मिला है। तो वो भी मैंने बोला है कि ट्रैक करने के लिए, नहीं तो हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंजीनियरिंग के और मेडिकल के काफ़ी बच्चे यूपीएससी एमपीएससी क्रैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त उनका जो लॉजिकल थिंकिंग जो डेवलप, रीजनिंग जो डेवलप होता है, तो उसके कारण उनको थोड़ा इजी हो जाता है कि एमपीएससी की कॉम्पिटिटिव, यूपीएससी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास होना। हमारे मंत्रालय में भी काफ़ी 2-3 मैंने आईएएस ऑफिसर देखे कि जो एमबीबीएस होके उन्होंने यूपीएससी देके आईएएस बन गए हैं। थैंक यू। सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अबरार सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, वो जैसा मैडम ने बताया सर अभी, कि वो एक ओरिएंटेशन जो है ना, वो उनको एक सिम देता है। अभी हमारे फैमिलीज में जाएंगे, आप पूछेंगे हाथ कहाँ बांधना है नमाज में, तो वो मसले मसाइल पे 2 घंटा डिस्कस कर सकती है फैमिली। लेकिन वो जाकर नीट की वेबसाइट पढ़ना, जेई की वेबसाइट पढ़ना नहीं नामुमकिन है सर। पढ़े लिखे उसमें शिया सुन्नी का अलग नहीं है ना वेबसाइट। सर वो छोड़िए सर, बस ऐसे ये मतलब फालतू के कहीं तो किधर तो कुछ तो, और हमारे हालात खराब है और हम लोग खराब हैं। ये पैंडेमिक फैला हुआ है। हाँ, ये डिस्कशन, प्रॉब्लम क्या है, ये मीडिया रोज सुना रहा है तुमको, पूरी दुनिया सुनाने को बैठी है। न्यूज़ पेपर बोलो, पूरी दुनिया तुम्हारे प्रॉब्लम का 7 बार निकाल के पूरा 200 साल की हिस्ट्री दे रही है पूरी तुम्हारी। कोई मसला ही नहीं, प्रॉब्लम सबको मालूम है सर। अभी ऐसा कोई बच्चा नहीं शायद कि अपनी कम्युनिटी का प्रॉब्लम क्या किसको मालूम नहीं है। तुम्हारा पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या है और किसके साथ जुड़ के तुम लोग कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट। और ऐसा बहुत ज्यादा मुस्लिम बोल के आइसोलेट होने की जरूरत ही नहीं बची है सर। सब लोग उतना ही सफर कर रहे हैं। सबका सिलेंडर 1200 का है। जब पैसा किसी रिलीजन के हाथ में नहीं जाता। सही। और अभी गवर्नमेंट के जो अपने एग्जाम्स हैं, नीट है, जेई है, ये रिलीजन देख के होती है क्या? हायर एजुकेशन में अपने बच्चे नहीं आ रहे क्योंकि लोअर एजुकेशन में नहीं आ रहे, और या फिर जो लोअर एजुकेशन में आ रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा ताकि वो हायर का नीट क्रैक नहीं कर रहा। सर एंट्रेंस एग्जाम तो जात देख के नहीं देता ना कोई, तो सिंपल लॉजिक है सर, पढ़ नहीं रहे, बस वही है बात है। अच्छा अबरार भाई, इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा शोएब भाई। प्लीज क्योंकि अभी करिकुलम के ऊपर बात हुई तो थोड़ा सा मैं आपको और कुछ रियल एग्जांपल दूं। क्योंकि मैं पुणे यूनिवर्सिटी से 15 साल से एसोसिएटेड हूँ MBA MCA में। मैं आपको बताऊँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, देखिए हमारे MCA में जो है ना, अभी MCA का जो पुणे यूनिवर्सिटी में सिलेबस डिज़ाइन होता है उसका NASSCOM का उसका एसोसिएशन है, और सारे इंडस्ट्री उससे IT इंडस्ट्री बहुत सारे एसोसिएट है, लाइक दीपक शिकारपुरकर सर एंड सो मेनी पीपल आर देयर। तो MCA का हर 3 साल में सिलेबस रिवाइज होता है। MCA पहले 3 साल का था, अब 2 साल का, मतलब एक बैच खत्म होने तक आपको नया सिलेबस मिलता है। मैं आपको बताऊं करंट ट्रेंड्स में अभी जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स है वो सब सिलेबस में है, लाइक डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस अपडेटेड हो, करिकुलम डिज़ाइंड हो और वो बार बार रिवाइज हो। बिल्कुल ये एजुकेशनल फैटर्निटी की ये जिम्मेदारी है, और उसके साथ इंडस्ट्री का टाई अप हो। खास करके IT इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है। आज क्या नई टेक्नोलॉजी 4 दिन के बाद नया आ जाता है, इसलिए पुणे यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, उसमें ओपन सब्जेक्ट इलेक्टिव्स रखे हैं। ओपन सब्जेक्ट मतलब आपके कॉलेज को, टीचर्स को अथॉरिटी है कि जो करंट ट्रेंड है वो आप खुद डालो सिलेबस में, है ना। तो मैं यही कह रहा था कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मालूम है, उसके सॉल्यूशन के लिए कौन आने वाला, इंडस्ट्री वाले भी या प्राइवेट इंडस्ट्री वाले भी या प्रैक्टिशनर भी, आप बाहर से बैठ के नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको US का एग्जांपल दूँ। US में मैक्सिमम फंडिंग जो होता है गवर्नमेंट के तरफ से होता है एजुकेशनल रिसर्च के ऊपर। फेसबुक का अपना खुद का कैंपस है ना, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं यहाँ पुणे से जो वहाँ बैठे हैं, वो बोले मैं भले ही जावेद मैं इंडस्ट्री में हूँ लेकिन हर दिन मैं फेसबुक में इंडस्ट्री में जाके बैठता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाके बैठता हूँ, क्या काम चल रहा है। तो साहब अपने पास सिस्टम है, आपको सिर्फ मुस्लिम वगैरह बोल के नहीं चलेगा। अभी जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है या मुंबई यूनिवर्सिटी है, टू ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ इन महाराष्ट्र, इनका सिस्टम अच्छा है। आपके जितने भी हायर एजुकेशनल के इंस्टीट्यूट है उनको अलाइन होना चाहिए उनके साथ, बहुत ज़रूरी है, और उसमें प्रोएक्टिवली काम भी करना है। ये यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही है, उनका इंडस्ट्री से भी टाई अप है। अच्छा मैं और एक बात क्लियरिटी दे दूँ शोएब भाई,
हायर एजुकेशन का मतलब सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। हायर एजुकेशन का मतलब 12वीं के बाद जो भी एजुकेशन हो रहा है वो है। और आप ये मत समझिए कि बीए में अगर बच्चा ले रहा है तो गलत है, सब अच्छा है। बीए, बीकॉम, इवन वो लोग तो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, है ना। तो कोई भी ग्रेजुएशन वो अच्छे से करे, अच्छे से करे। उसका ऑब्जेक्टिव करियर कहाँ बनाना है वो उसको अवेयरनेस हो, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आईटी वाला बहुत फ्लरिशिंग है तो बीए वाला कुछ नहीं करता। बीए पॉलिटिकल साइंस भी उतना इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री वाला भी उतना इंपॉर्टेंट है हमारे पास, है ना। तो सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम उतने ही महत्व के हैं और उनकी डिमांड भी है और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मैम जैसा बता रहे थे या सर ने भी बोला कि भाई मेरिट पे रहना चाहिए। अभी मेरा बेटा 12th में, मैं आपको बताऊं, वो जेई की उसकी प्रिपरेशन करते करते अभी हालत ख़राब है। अभी तो हम डरे हुए हैं कि वो स्टेट बोर्ड में भी पास होगा कि नहीं। अब भाई आपने इतना मेरिट बढ़ाया कि आपने इतने जेई, मेन एडवांस जेई या नीट, है ना, कि वो केरला में, साउथ में बच्चियां सुसाइड कर रही है भाई, ये रियलिटी है आपको। तो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसा बनाया आपने, किसने बनाया, ये कौन जिम्मेदार है इसकी, इस पर भी सोचना चाहिए, है ना। हमारे ज़माने में 20 साल पहले तो हम तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते थे ना भाई। अब वो सिर्फ JEE की तैयारी के लिए वो 4000 का बुक उसको ट्यूशन के अलावा ला के दिया अभी मैंने उसको। अब वो पढ़ेगा भी तो कितना पढ़ेगा। यस, और वो प्रिपरेशन, स्पेशल प्रिपरेशन रहता है एंट्रेंस का। राइट, आप चाह रहे क्या है एक्चुअली, उसके पीछे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उसको बोल के तो एडवांस जेई के लिए तैयारी की जाती नहीं यार। ठीक है, पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, वो भी इंजीनियर बन जाता, उसको भी जॉब मिल जाता बाद में। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, आई टेक योर पॉइंट, जैसा कि और भाई ने बताया कि अभी सही है, एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। हमने इनामदार यूनिवर्सिटी में एनईपी इम्प्लीमेंट किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का एक कॉन्सेप्ट लाया उन्होंने, डुअल स्पेशलाइजेशन का लाया है ना। मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एग्जिट है। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कर दिया है अभी, 4 साल के बाद आप PhD भी करते हैं। गवर्नमेंट का जो थिंकिंग है, उनका जो प्रोसेस है, सच में बहुत अच्छा है उसमें, है ना। आई डोंट नो, फ्यू पीपल स्टार्टेड ब्लेमिंग दैट ऑल्सो। मैं बोला नहीं, करके तो देखो ना, आप 4 साल करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा अभी माइंडसेट, हमको सिस्टम के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसमें इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आपको करिकुलम ठीक करना है। और ख़ास करके पेरेंट्स को मोटिवेट करना ज़रूरी है, स्टूडेंट को भी मोटिवेट करना है। इसके लिए फिर अब प्रोग्राम्स लेने पड़ेंगे आपको, राइट। कम्युनिटी सेंटर से चलाने। अच्छा, मेरे और 1-2 पॉइंट है, मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं जो सोचता हूँ हमेशा, मैं मेरे दोस्तों में भी ये बात करता हूँ। मैं जो टाउन से आया, मैं बचपन में वहाँ 10th में जब तक मैंने पढ़ा, तो सॉरी, अब कुछ रिलीजियस लोग नाराज़ भी हो सकते हैं इसमें, तो मैं कोई रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान जानता हूँ, सब। आई एम अ गुड प्रैक्टिशनर मुस्लिम। उसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे गांव में कितने मस्जिद थे जब निकला वहाँ से, हो गए 7-8 मस्जिद। आज वही गांव में 100 मस्जिद बन गए। और जब स्कूलें कितने थी, जब 3 या 4 या मैक्सिमम 3-4, आज स्कूलें सिर्फ 10 हो गई है, बड़े 6 बड़े उसमें। तो जिस स्पीड से आप इबादत गाहें भी बढ़ा रहे ना, उतने स्पीड से हमारे एजुकेशनल इदारे खुले, स्कूलें खुले, तो हमारा प्रोग्रेस होने वाला है। बिल्कुल, है ना। जब तक आप उसमें कोई ये 2 राय नहीं है। अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड अमेरिका में हैं, वो बोलते सर वहाँ मस्जिद को एज अ कम्युनिटी हॉल हम यूज़ करते हैं, कम्युनिटी सेंटर यूज़ करते हैं। क्यों भाई, हम इंडिया के मस्जिदों को एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इबादत के अलावा, है ना। यस सर, इस्लाम में मस्जिद, देखिए एजुकेशन, तालीम फर्ज बताई गई है इस्लाम में। हाँ, इकरा बिस्मिकल्लाह रजी, है ना। बिल्कुल नहीं सर, इसके लिए हमको करना, देखिए इसका सॉल्यूशन है, बेसिक सिखाने को 200 साल सर। ये
हैट्स ऑफ टू यू सर। बिल्कुल यस बेसिक सिखाने के लिए 200 साल। हाँ इसके लिए देखिए हमारे पास हाँ मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन सर सुनिए इसका सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर में मेरे को लग रहा है कि हम टाइम्स नाउ जैसे हो जाएंगे। अभी हमको क्या करना पड़ेगा लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट्स जल्दी लेट मी कंप्लीट। इसके लिए हमको जो हमारे रिलीजियस लीडर्स है उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि भाई हाँ यस उनके साथ डायलॉग बनाना पड़ेगा। हमारे शोएब भाई जैसे और अबरार भाई जैसे अत्तार मैम जैसे लोगों को बैठना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा कि भाई ये तालीम की अहमियत क्यों है। एक बयान के साथ साथ तालीम की अहमियत के ऊपर लेक्चर होना ज़रूरी है, राइट। और जो ईदगाह है, ट्रस्ट है, दरगाह है, इनके जो ट्रस्ट है वहाँ पे जो इनकम होता है उसका कुछ अमाउंट आप एजुकेशन में लगाइए। मस्जिद में चंदा जमा होता है, मस्जिद के चंदे के साथ आप तालीम पे भी उसका एक फंड, एक कंपोनेंट तालीम पे लगाइए। भाई जुमा में जब मौलाना बयान देते ठीक है, कुरान सुन्नत सब पे होता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ तालीम की अहमियत पे लेक्चर होना ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि वक्फ बोर्ड की बात चली है या बहुत सारे, जब तक आप साहब कम्युनिटी के थ्रू आप एजुकेशन की ये नहीं बढ़ाएंगे ना, नहीं होगा, बिल्कुल है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है और इस पे सोचना है। और ठीक है, हमको किसी से टकराना नहीं है इसमें, हमको उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम करना है, बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बिल्टअप बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, यस, दैट इज़ व्हाट। थैंक यू सो मच सर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एंड देन मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं 5 मदरसों के साथ। मैं सेंटर जो चलाता हूँ, हम 5 मदरसों के साथ काम करते हैं। उसमें से एक मदरसे का मैं आपको एग्जांपल दूँ जो उंदरी में है, और वहाँ के मुफ्ती साहब 30 बच्चों को भेजते हैं रोज़ उंदरी से गणेशपेट। वैन का इंतज़ाम कराया है, 13,000 रुपया वो देते हैं महीने का वैन का। तो मेरी ये समझ है कि जो मौलवी हजरात हैं और जो मुफ्ती हजरात हैं जिनकी बात चल रही थी, वो तो दोनों बाहें खोल के वेलकम कर रहे हैं कि आप आए हमारे साथ काम करें। मैं सेकंड साइड पे हूं, और मैं उस एग्जाम्पल का मैं इसलिए एग्जाम्पल दे पा रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। हम काम कर रहे हैं मदरसों के बच्चों के साथ भी और मौलवियों के साथ भी। जो आपने बात बोली बिल्कुल सही है, एंड इसमें अगर अटेम्प्ट किया जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप होंगी। जैसे सर ने बोला, बिल्कुल सही कहा कि भाई कंप्लीट इंटीग्रेशन को हो सकता है 200 साल लगे, बट हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, नॉर्मली हम या तो 0 देखते हैं या 100 देखते हैं, बट 0 और 100 के बीच में 99 नंबर्स और हैं। ठीक है, मैं आपके साथ 100% कोलैबोरेशन नहीं कर सकता, 0 भी नहीं कर सकता। तो अगर 0 नहीं कर सकता तो 1% हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या? 2 कर सकते हैं क्या? 3 कर सकते हैं क्या? क्योंकि 0 और 100 के बीच में 99 नंबर्स और हैं। बिकॉज हम लोगों को इतना बाइनरी की आदत हो गई, या तो हम वाइट देखते हैं या ब्लैक देखते हैं, राइट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड, क्योंकि हम ऑलरेडी लंच का टाइम काफ़ी लेट हो गया है। यस, मैं डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एक राउंड फिर से हो जाएगा वरना मैम तो बॉटल ही फेंक के मारेंगे मुझे पर ऐसा कैसे कर रहे हो। सो मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो आप जल्दी से 10 सेकंड में आपकी बात रखिए और फिर मैं कंक्लूड करूँगा। उसके साथ अगर हम हमारी एजुकेशन को जोड़ेंगे तो हम आगे निकल पाएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जैसा बताया कि मौलाना या मौलवी को जो फंड मिलता है, ये इनको नहीं के बराबर ही मिलता है, बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। ये लोग कभी कभार भूखे सो जाते हैं, ऐसा भी देखने में आया कि ये टिफिन ऐसा रख के दरवाजे में चले जाते हैं और बोलते कि रात का खाना अगर आपका कुछ है तो दे दो। कहने का मतलब है कि उनके हालात कुछ ठीक नहीं है। दूसरा, मैं खास बात ये बताना चाह रही थी कि आपने सिलेबस को लेकर जो बताया, तो हमें चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 1st to 10 हम उस सिलेबस को पार्ट करके 10 इसमें मतलब उसको हिस्सों में बांटे। जैसे कि संविधान है, उसके 8 ये है, बड़े बड़े खंड है या हिस्से हैं, तो उन 10 हिस्सों में हम उसी इसको मैटर को अगर हमने बांट दिया
तो पढ़ने में बच्चों को आसानी होगी। दूसरी बात ये कि जब हम हायर एजुकेशन में जाते, 11th में जाते और 12th में जाते, तो उसको उसके जो मेन पॉइंट है 1st to 10th के, और वहाँ पर ज्वाइन करके उसको लिए जाए और उस बच्चे का इंतखाब कि कौन सा बच्चा कितना होशियार है और कितना ये है और उसको क्या बनना है, वो हम जो स्कूल में टीचर्स रहते हैं उसके माँ बाप का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो सोच नहीं सकते। वो सोच हमको सोचना है, हमको करना है और हमको ही उस बच्चे को लेके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो मैम मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप उसी के साथ पूरा कंक्लूड एक साथ ही कर दीजिए जी। मैम, यहाँ पैनलिस्ट ने कई बार मस्जिद और मदरसों का जिक्र किया है और शोएब भाई ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हम 5 मदरसों के साथ काम कर रहे हैं और उलमा हकीकत में आने के लिए तैयार है। मैडम ने उसका जिक्र किया कि फंड उनके पास जो है बिल्कुल मामूली से होते हैं जो उनकी ही ज़रूरियात में खर्च हो जाते हैं। तो आपसे ये कहना है कि आप लोग अलग अलग लेवल पर, जैसे डॉक्टर अबरार साहब हैं, आप हैं, आप लोग किन किन मदरसों को अब तक अप्रोच किए हैं या आपका अपना जो है ताउन पेश किए हैं, आपने हेल्प किया है या ऐसा सिस्टम लेकर गए हैं और उन्होंने इनकार किया है? अगर इनकार किया है तो फिर आपको क्रिटिसाइज करने का इख्तियार है, नहीं है तो आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कैन वी हैव अ बिग राउंड? थैंक यू। सो मैं देखिए कैसा है, लंच का टाइम हो रहा है और अब बहस गरमा रही है, तो ये बिल्कुल भी सही कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा ठंडा करना चाहूँगा। मेरा लास्ट 20 सेकेंड्स में मुझे आपसे रिस्पॉन्ड चाहिए और मैं टाइम रख के देखूंगा कि कौन 20 सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड कर रहा है कौन नहीं, तीनों पैनलिस्ट्स के साथ। फिर उसके बाद एनुअल मैम को कुछ कहना है, वो कह सकती है लास्ट में। आप मुझे ये बताइए 20 सेकेंड्स में, व्हाट इज़ योर होप फॉर द फ्यूचर? एक या दो पॉइंट में या एकदम शॉर्ट में मुस्लिम कम्युनिटी को लेके अगले 20 से 25 साल में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, आपका क्या होप है? एकदम क्विकली we'll start with Abrar sir and then we'll go ahead with Javed sir and Anil ma'am. सर आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि सर अभी तो जागे हैं, तो अभी जो ये अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इंडिविजुअली स्कैटर्ड हैं, वो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि थोड़ा ऑर्गेनाइज होगा और पॉजिटिव ही सोचकर बढ़ेंगे तो ही कहीं पहुंच पाएंगे। जितना नेगेटिविटी एलिमिनेट कर, प्रॉब्लम पे डिस्कशन बहुत हो गया सर, बंद हो जाना चाहिए, बस सोल्यूशन पे ही बात करना चाहिए, बस हो गया। जैसा कि मैंने भी शुरू में बोला कि सॉल्यूशन पे प्रॉब्लम सबको मालूम है। जस्ट मैं क्विकली मौलाना ने जो मुझे बोला था तो मैं वो बात बोलता हूँ। हाँ नहीं देखिए, दापोड़ी में एक पीसीएमसी का स्कूल है, उर्दू स्कूल, फंड मिलता है, टीचर अपॉइंटेड है। मेरे औरंगाबाद के एक दोस्त वहाँ अपॉइंट हुए थे, वो बोले सर वहाँ बच्चे नहीं है, नहीं तो मैं सरप्लस हो जाऊँगा, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? मैं पर्सनली वहाँ गया दापोड़ी में, मैंने वहाँ की जामा मस्जिद गूगल से सर्च किया, वॉक किया। मैं बोला साहब यहाँ स्कूल तो है, मस्जिद में मदरसे में लोग आते हैं, स्कूल में नहीं जाते, क्या कर सकते हैं? तो वो बोले एक कारी साहब है, उनका नाम नहीं बोलूँगा, वो बोले कुछ बच्चे उनके पास रहते, वो एडमिशन करा देंगे। मैं पर्सनली जोहर की नमाज वहीं पे पढ़ा, फिर वो दूसरे मदरसे में दापोड़ी में। बोला मौलाना साहब आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, बाजू में स्कूल है, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, 300 रुपये भी फीस नहीं है, आप भेज सकते हैं? हाँ सर मैं भेजूंगा, बोले 10। उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया। हम मस्जिद को, मौलाना को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उनकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, समझिए आप, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि इबादत गाहों के साथ हम तालीमी उसमें एड ऑन करें। बिल्कुल, हमने कभी नहीं बोला गलत कुछ, मेरा कोई सेंटेंस नहीं है। नहीं बिल्कुल आपने नहीं बोला, और मौलाना भी आपकी तरफ से टारगेट कर रहे थे में ना हो जाए। नहीं वो आपको नहीं बोल रहे थे, वो जनरल बात हम उसको कम्युनिटी सेंटर ऐड करें, उसमें एक्सटेंड करें, राइट? क्योंकि माशाल्लाह हमारे मुस्लिम ब्रदर्स बहुत अच्छे रिलीजियस रहते हैं, ईमान वाले रहना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत सक्सेस मिलता है, लेकिन उसके साथ वो एक्सटेंड करिए आप बहुत। अच्छा, इन ब्रीफ मैं अभी बोलना चाहूँ तो आपके ऊपर हम जो गवर्नमेंट की एनईपी पॉलिसी या पुणे यूनिवर्सिटी का या मुंबई यूनिवर्सिटी जो भी आता है, जो भी सिस्टम है, पहले शुरू हम उसमें बिलीव करना शुरू करें। सही, हम हर चीज़ को हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसको क्रिटिसाइज ना करें। क्योंकि मैंने एनईपी बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने 2 वर्कशॉप भी लिया है, तो जो भी एनईपी है, जो भी सिस्टम गवर्नमेंट, उस पर बिलीव करें, उन्होंने सोच समझ के आपके भलाई के लिए बनाया है, अपने कम्युनिटी के, उसको पॉजिटिव में काम करिए आप। बिल्कुल,
यस, सिनर्जी बिल्टअप करिए पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है उनके साथ, बिल्कुल, और वो प्रॉब्लम को ग्राउंड लेवल पे सॉल्व करने की बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, Thank you for very your response. कल एनईपी पे काफ़ी चर्चा हो गई है, सर नहीं थे इसके लिए मालूम नहीं, शाबान ने काफ़ी उस पर अपने को इनपुट दिए हैं, तो एनईपी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। दूसरा मैं एक आपको, जैसे अबरार ने बताया मेडिकल में कि वो लड़कियों का कुछ, लड़कियों के एजुकेशन पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, एक्चुअली वो भी हम बात करना चाहते थे लेकिन ड्यू टू टाइम। लेकिन अभी टेक्निकल एजुकेशन का, इंजीनियरिंग का, डिग्री और डिप्लोमा का गए से 6 साल का डेटा इधर मैंने दिया है। एक्चुअली एडमिशन का डेटा ये डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तरफ से मैंने लिया है। इंजीनियरिंग की अपनी इनटेक है 1,58,000 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है 1,15,000। तो उसमें देखो सालवार दिया है कितने एडमिशन्स है, तो टोटल पॉपुलेशन आपको सब बताया गया है। तो बच्चों का एडमिशन कभी भी इंजीनियरिंग में, डिग्री या डिप्लोमा में 5 से 6% के ऊपर मुस्लिमों का नहीं गया है। क्योंकि हालांकि चाहिए कि 11-12%, उसमें लड़कियों के लिए 30% रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप में भी 30% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स है। यदि लड़की नहीं है तो लड़कों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस डेटा में आपने देखा होगा कभी भी लड़कियों की संख्या 30% नहीं हुई है, नंबर बढ़ रहा है। 18% से लेकर अभी 23% तक लड़कियां इंजीनियरिंग एजुकेशन में एडमिशन ले रही है, लेकिन अभी तक 30% नहीं हुई। तो और स्कॉलरशिप में भी मैंने इम्प्लीमेंट करते होते देखा कि काफ़ी सारे लड़कियों की स्कॉलरशिप लड़कों को जा रही है क्योंकि लड़कियां एडमिशन नहीं ले रही है। तो फिर लड़कियों का कल बताया गया है कि लड़कियों का ड्रॉप आउट कम है लड़कों से, लेकिन सही है। लेकिन कहाँ भेजते हैं लड़की को? BA BCom शादी होने तक पढ़, तू कुछ तो पढ़। लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन जो लड़कियों को एम्प्लॉयबल बनाती है, जो उसको पैर पे खड़े करती है और जिसके लिए पेरेंट्स को भी खर्चा करना पड़ता है, तो उसके लिए लड़कियों का हमारा परसेंटेज बनाना ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, मस्जिद एज ए कम्युनिटी सेंटर का कंसेप्ट बढ़ रहा है। जमात इस्लामी भी उस पर काफ़ी काम कर रही है और काफ़ी मस्जिदों में एजुकेशनल एक्टिविटी चालू हो रही है। वो वी हैव टू अप्रिशिएट दैट, वो अच्छा है। लेकिन मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो एक बात आप ध्यान में रखो कि सभी मस्जिदों को रजिस्टर करो वक्फ बोर्ड में, अदरवाइज आके गवर्नमेंट तोड़ देगा वो मस्जिदें, बांध के रखे तो उसका फ़ायदा नहीं, पैसा सब वेस्ट हो जाएगा। और सोचो कि उसका एजुकेशन के लिए किस तरह से फ़ायदा लिया जाए। और दूसरी बात, मदरसों का, अभी सोहेल खान करके इधर है दौड़ में, वो मदरसा भी चलाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन, लेकिन दिन में उसके साथ स्कूल भी अटैच है। मौलाना वस्तानवी का बड़ा मदरसा है अक्कलकुआ में, 15,000 बच्चे उधर रहते हैं, लेकिन वो सब बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फार्मेसी पढ़ते हैं, सब उनके मेडिकल पढ़ते हैं, सभी है। सभी बच्चों को खाना पीना वगैरह, कपड़ा लगता पूरा फ्री में दिया जाता है। मॉर्निंग इवनिंग 4 बजे से बच्चों का रिलीजियस एजुकेशन शुरू हो जाता है। लेकिन वो काफ़ी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना वस्तानवी का जो औरंगाबाद के वहाँ कॉलेज है, उधर आपको बताती हूँ कि 10 रुपये पेपर का भी पैसा नहीं लिया जाता, सब ऑपरेशंस वगैरह पूरा फ्री किए जाते हैं। MBBS मेडिकल कॉलेज है और सभी टीचर लोग अच्छे हैं, अच्छा क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन उधर दिया जा रहा है। उधर बाजू में ही बड़ा मदरसा है, मदरसा को अटैच स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो काफ़ी आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो सुपारी वाला का मैम प्लीज, सुपारी वाला का जो है, नहीं इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, तो 1 मिनट में मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी कंक्लूड तो करना ही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप तक आना चाहिए। सुपारी वालन का जो लोनावाला में स्कूल है, अनाथ बच्चों के लिए बहुत अच्छा 5 स्टार रहने का इंतज़ाम किया है। उधर किसी भी तुम्हारा अनाथ बच्चा है तो उधर ले जाके छोड़ सकते हो। अच्छा स्कूल भी इंग्लिश मीडियम का उन्होंने बनाया है। तो हमारे मुस्लिम लोग भी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आप सब लोग ज़रूर लेना। ऐसा क्या निगेटिव सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव है कम है, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के 100% पॉजिटिव पे लेके जाना है। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। अगली बार हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम रमज़ान में करेंगे ताकि किसी को भूख ना लगे और हम इफ्तार तक ओके। हमारे पैनलिस्ट के लिए और शोएब बैल के जोरदार तालियां बजाते हैं। माझी विनंती आहे, आपण 1 तासाऐवजी 50 मिनिटात जेवण करून पूर्ण करूया। 4:30ला कन्क्लूड करायचंच आहे, कारण की गाड्या आहे, लांबून लोक आलेले आहेत। आपले 2 सत्र ज्यांनी संचालित केलेत ते शोएब
भाई स्वतःही कामामध्ये आहेत, नुसत्या मदरशात नाही आहे, 5 मदरशात नाही काम करत, भरपूर काम करतात. त्यांचा गौरव करण्याची विनंती या ठिकाणी मी ऐनुल यांना करतो. शोएब भाई, फक्त इथंच नाही आहे शोएब भाई, आपल्याला आपण सोबत भरपूर काम करायचं आहे, तर आपलं स्वागत करतोय, आभार नाही मानत आहे. यस यस प्लीज. यस, सगळ्यांसाठी पुन्हा एकदा मनापासून आभार. आता जेवणाकडे जाऊया. धन्यवाद. जिंदाबाद.